नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज में बात होगी आज मध्य प्रदेश के चुनावों की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसमें यह साबित हो जाएगा कि 23 में जो टेस्ट हो रहा है उसमें 24 में कौन बेस्ट होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा और कांग्रेस समेत कई दल इन चुनावों में ताल ठोक रहे हैं। नए नए वादों और घोषणाओं के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार कौन बनाएगा। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर नया सर्वे सामने आया है, जिसमें चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में बताया गया है कि एमपी की जनता किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर IBC 24 ने सर्वे किया है। इस सर्वे में लगभग 25,000 लोग शामिल किए गए थे, जिन्होंने सरकार बनने, मुख्यमंत्री चेहरे, पार्टी, प्रत्याशी और विकास कार्यों की पसंद पर अपनी अपनी राय रखी। इस आधार पर आंकड़े निकाले गए और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सर्वे में शामिल कुल लोगों में से भाजपा को 52% ने वोट देने की बात कही है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 44% लोगों ने वोट देने की बात कही है, जबकि 4% लोगों ने अन्य पार्टियों पर भरोसा जताया है। इस आधार पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 110 से 120 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 101 से 110 सीटें जीत सकती है। वहीं बसपा और आम आदमी पार्टी समेत अन्य पार्टियों के खाते में 5 से 10 सीटें आ सकती हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा कांग्रेस के मुकाबले में आगे नजर आ रही है। सर्वे में सामने आए नतीजों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान, 20% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को और 44% लोगों ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। वहीं 7% लोग किसी अन्य को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि वो पार्टी, प्रत्याशी या फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार में से किसको देखकर वोट देंगे। इसके जवाब में 43% लोगों ने प्रत्याशी को अपनी पहली प्राथमिकता बताया था। 25% लोगों का जवाब था कि वो पार्टी को देखकर वोट देंगे। वहीं 15% लोगों ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के आधार पर पार्टियों को वोट देने की बात कही थी। लगता है कि यही वजह रही कि पार्टियों ने प्रत्याशियों का नाम तय करने में लंबा मंथन किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नई नई घोषणाएं करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में ये मुद्दा भी उठाया गया कि किस पार्टी की कौन सी योजना वोटों पर असर डालेगी। इसके जवाब में कांग्रेस की योजना में से सबसे ज्यादा 37% लोगों को किसान कर्ज माफी का मुद्दा भाया है। इसके बाद 29% लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का मुद्दा भाया। वहीं अगर भाजपा की घोषणाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा लाडली बहना योजना को पसंद किया गया है। सीएम शिवराज की सभी योजनाओं में लाडली बहना योजना को 51% लोगों ने पसंद किया है। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश का इतिहास कई राजनीतिक उठापटक और सियासी रिकॉर्डों की बानगी रहा है। इन रिकॉर्डों में मुख्यमंत्री के कार्यकाल से लेकर विधानसभा सीटों तक के रिकॉर्ड शामिल हैं। एक ऐसा ही राजनीतिक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के 39 सालों का है, जब सिर्फ अर्जुन सिंह और कैलाश काटजू को छोड़कर एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, राज्य ने सर्वाधिक मुख्यमंत्री भी इस कालखंड में देखे। मध्य प्रदेश में 1950 से अब तक 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस दौरान प्रदेश ने 18 मुख्यमंत्रियों को देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के शुरुआती करीब 40 साल सियासी उठापटक के रहे। इस दौरान 14 मुख्यमंत्री हुए, जिनमें से कुछ 2 तो कुछ 3 बार सीएम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन कार्यकाल सिर्फ कैलाश नाथ काटजू और अर्जुन सिंह ही पूरा कर सके। ये रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नाम पंडित रविशंकर शुक्ल। कार्यकाल 26/1/1950 से 30/3/1952। पहली विधानसभा। पंडित रविशंकर शुक्ल 1/11/1956 से 31/12/1956। पहली विधानसभा का कार्यकाल। भागवंत राव मंडलोई 9/1/1957 से 30/1/1957। पहली विधानसभा का कार्यकाल। कैलाशनाथ काटजू 31/1/1957 से 14/4/1957। पहली विधानसभा का कार्यकाल। कैलाशनाथ काटजू 15/4/1957 से 11/3/1962। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल। भगवंत राव मंडलोई 12/3/1962 से 29/9/1963। तीसरी विधानसभा का कार्यकाल।
पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र 30/9/1963 से 8/3/1967 तक तीसरी विधानसभा का कार्यकाल। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र 8/3/1967 से 29/7/1967 तक चौथी विधानसभा का कार्यकाल। गोविंद नारायण सिंह 30/7/1967 से 12/3/1969 तक चौथी विधानसभा का कार्यकाल। राजा नरेश चंद्र सिंह 13/3/1969 से 25/3/1969 तक चौथी विधानसभा का कार्यकाल। श्यामचरण शुक्ल 26/3/1969 से 28/1/1972 तक चौथे विधानसभा का कार्यकाल। प्रकाश चंद्र सेठी 29/1/1972 से 22/3/1972 तक चौथे विधानसभा का कार्यकाल। प्रकाश चंद्र सेठी 23/3/1972 से 23/12/1975 पांचवी विधानसभा का कार्यकाल। श्यामचरण शुक्ल 24/12/1975 से 30/4/1977 पांचवी विधानसभा का कार्यकाल। कैलाश जोशी 24/6/1977 से 17/1/1978 तक छठे विधानसभा का कार्यकाल। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 18/1/1978 से 19/1/1980 तक छठी विधानसभा का कार्यकाल। सुंदरलाल पटवा 20/1/1980 से 17/2/1980 तक छठी विधानसभा का कार्यकाल। अर्जुन सिंह 9/6/1980 से 10/3/1985 तक सातवीं विधानसभा का कार्यकाल। अर्जुन सिंह 11/3/1985 से 12/3/1985 तक आठवीं विधानसभा का कार्यकाल। मोतीलाल वोरा 13/3/1985 से 13/2/1988 तक आठवीं विधानसभा का कार्यकाल। अर्जुन सिंह 14/2/1988 से 23/1/1989 आठवीं विधानसभा का कार्यकाल। मोतीलाल वोरा 25/1/1989 से 9/12/1989 तक आठवीं विधानसभा का कार्यकाल। श्यामाचरण शुक्ल 9/12/1989 से 1/3/1990 आठवीं विधानसभा का कार्यकाल। सुंदरलाल पटवा 5/3/1990 से 15/12/1992 नौवीं विधानसभा का कार्यकाल। साल 1992 के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में थोड़ा ठहराव देखने को मिला। 1993 से 2023 के दौरान 30 सालों में प्रदेश में सिर्फ 4 मुख्यमंत्री ही हुए। 3 बार विधानसभा भंग हुई। अब तक के इतिहास में सबसे कम 14 दिन नरेश चंद्र इस पद पर रहे। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री बने और 16 साल से अधिक का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। इसी के साथ देश के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में भी वो शामिल हैं। कौन कौन से मुख्यमंत्री इनमें शामिल हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। 1993 के बाद से अब तक के मुख्यमंत्री नाम: दिग्विजय सिंह 7/12/1993 से 1/12/1998 तक 10वीं विधानसभा का कार्यकाल। दिग्विजय सिंह 1/12/1998 से 7/12/2003 तक 11वीं विधानसभा का कार्यकाल। उमा भारती 8/12/2003 से 23/8/2004 तक 12वीं विधानसभा का कार्यकाल। बाबूलाल गौर 23/8/2004 से 29/11/2005 तक 12वीं विधानसभा का कार्यकाल। शिवराज सिंह चौहान 29/11/2005 से 11/12/2008 12वीं विधानसभा का कार्यकाल। शिवराज सिंह चौहान 12/12/2008 से 9/12/2013 13वीं विधानसभा का कार्यकाल। शिवराज सिंह चौहान 14/12/2013 से 12/12/2018 14वीं विधानसभा का कार्यकाल। कमलनाथ 13/12/2018 से 20/3/2020 15वीं विधानसभा का कार्यकाल। शिवराज सिंह चौहान 21/3/2020 से अब तक 15वीं विधानसभा का कार्यकाल। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सियासी उथल पुथल के बीच मध्य प्रदेश पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया कि जिसके बाद सपा कांग्रेस गठबंधन पर संकट के बादल छाने की नौबत आ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल जोर आजमाइश पर लगे हुए हैं। इसी बीच बीते सोमवार 23 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी के मिर्ची बाबा उर्फ राकेश दुबे से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा को एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। संभावना जताई जा रही है कि मिर्ची बाबा सपा के टिकट पर चुनाव मैदान से उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अक्टूबर के मध्य तक 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी थी। 22 अक्टूबर को सपा ने एसपी एमपी चुनाव के लिए 12 और प्रत्याशियों का ऐलान किया था।
विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी एमपी में कांग्रेस के साथ राज्य स्तर पर एक साथ आने में कामयाब नहीं हो सकी है। इसे लेकर दोनों के बीच वार पलटवार भी काफी हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के एक बयान के बाद से समाजवादी पार्टी भड़की हुई थी। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग में अखिलेश वखिलेश से होते छुटभैया नेता के बाद अब दोस्त पर आकर थमी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस और सपा में गठबंधन पर कोई बात बनती नहीं दिख रही थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 52 प्रत्याशियों को सियासी दंगल में उतारा था। सपा को केवल एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं इनमें से 45 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। भले ही 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के 45 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, इसके बावजूद सपा एमपी चुनाव में 5 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। आसान शब्दों में कहें तो उसने 5 सीटों पर कांग्रेस को भी पछाड़ दिया था। 2018 में सपा को 1.30% वोट हासिल हुए थे। 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया था। जीजीपी को गोंड आदिवासियों की राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बिजावर विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी। सपा के प्रत्याशी रहे राजेश शुक्ला ने 36,714 वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र नाथ पाठक को मात दी थी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बिजावर विधानसभा सीट से भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के इंडिया में शामिल हैं, लेकिन वो अपनी अलग सियासी रणनीति भी जाहिर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि होगा 24 का चुनाव पीडीए का इंकलाब। समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों की राजनीति के सहारे अपनी सियासी जमीन तैयार करने वाला माना जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस फार्मूले से यूपी में सपा वोटरों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करेगी। जदयू को लेकर काफी आपकी चर्चा भी हुई थी, सपा और जदयू को लेकर, फिर भी उनको गठबंधन में नहीं लिया गया। हमने प्रयास किया था, सीटों की बात नहीं थी, प्रश्न था कि कौन सी सीटें जहां हमारे लोग कहते थे कि हम इससे बीजेपी को लाभ होगा। इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट है जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। जो इन्होंने कहा, कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूं, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद पार्टियों में बगावत शुरू हो गई है। कुछ को दूसरी पार्टी से टिकट मिल गई तो किसी को दूसरी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद रही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बचाने के लिए लड़ रही है तो कांग्रेस वापसी के लिए। चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले ही पार्टियों को भीतर भी लड़ना पड़ा है, वो भी टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ बगावत करना राजनीति में नया नहीं है। जिसे टिकट नहीं मिलता उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो या तो पार्टी छोड़ देते हैं या फिर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में बगावत शुरू हो गई थी। इनमें से कुछ को दूसरी पार्टी से टिकट मिल गई तो किसी को दूसरी पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद रही।
अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कुछ ऐसे उन नेताओं की जिन्होंने टिकट न मिलने से नाराज होकर अपनी अपनी पार्टी छोड़ दी और इनका खामियाजा भी पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। टिकट न मिलने से बागी हुए माननीय ममता मीना गुना की छछोरा सीट से बीजेपी विधायक थी। टिकट न मिली तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। रक्षपाल भिंड विधानसभा से टिकट मिलने के लालच में बीजेपी छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए। रसल सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और भिंड जिले के लाहर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। केदार कांग्रेस पार्टी से ग्वालियर दक्षिण सीट से टिकट न मिलने पर नाराज हैं और पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक कुछ तय नहीं किया। विवेक उज्जैन उत्तर से कांग्रेस के टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए। माना जा रहा है कि अगर टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। छाता भुज तोमर कांग्रेस से जुड़े हैं और शाहजहांपुर की काला पीपल विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। टिकट न मिलने पर आम आदमी पार्टी में चले गए। घासीराम पटेल छतरपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। राजनगर से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। राजेश शर्मा कांग्रेस से जुड़े राजेश शर्मा सेवा दल के अध्यक्ष भी थे और बिजावर से टिकट न मिलने पर कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। राजेंद्र भारतीय दतिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अक्टूबर मध्य तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद से ही बवाल मचा रहा। जिन नेताओं के टिकट काटे गए उनमें खासा नाराजगी रहा। छतरपुर जिले की चंदला सीट पर बीजेपी ने विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काट दिया। इससे नाराज विधायक ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया। विधायक ने बीडी शर्मा पर पैसों में टिकट देने का आरोप लगाया। राजेश प्रजापति का कहना था कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो अपराधी है, जुआ खिलवाता है, गलत काम कराता है। ऐसे नेता के लिए कौन खड़ा होगा? सर्वे में हमारा नाम था तो टिकट फिर कैसे कटा? राजेश प्रजापति ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर आरोप लगाते हुए पैसों में टिकट देने की बात कही थी। इसके बाद बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति फूट कर मीडिया के कैमरे के सामने ही रोने भी लगे थे। राजेश अपने समर्थकों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक आलम देवी मंदिर में बुलाई गई थी, जहां चंदला के पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह भी शामिल हुए थे। इस दौरान विधायक के टिकट कटने पर समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की थी और चंदला के प्रत्याशी का विरोध करने की बात भी कही थी। विधायक राजेश प्रजापति की टिकट कटने के बाद उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिस पार्टी में कांग्रेस से आए हुए लोग राज करेंगे और संघर्ष के समय में जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था उस कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इस मंदिर से, ये मेरे लिए मंदिर है जिसको मैंने प्रणाम किया, ये मेरे लिए मंदिर है, इससे विदा ले रहा हूं और दोबारा कभी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बनूंगा। और आप लोग मेरे बारे में जानते हो, अगर मैंने संकल्प ले लिया तो 100 बार कुछ बिगड़ जाए मेरा, उसका परवाह ही नहीं करता। मैं जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आऊंगा। अब मैं दूसरे दल में भी नहीं जाऊंगा। उधर बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 92 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें कई मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। उधर बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 92 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें कई मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। माना जा रहा है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर बीजेपी स्थानीय स्तर पर नाराजगी दूर करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद से भाजपा नेताओं की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई जगह इस्तीफे और बगावत का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इसमें विधायक और पूर्व विधायक दोनों शामिल रहे। मंडला विधानसभा क्षेत्र में पहले भाजपा प्रत्याशी का विरोध पूर्व विधायक पंडित सिंह ध्रुवे और भाजपा जिला महामंत्री नीरज मरकाम ने किया, तो वहीं बाद में मंडला विधानसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी का विरोध भी शुरू हो गया। मंडला से भाजपा के पूर्व विधायक शिवराज शाह ने टिकट न मिलने से आहत होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। शिवराज शाह ने
जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा और वापस लौटते समय कार्यालय के गेट पर साष्टांग होकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें बिछिया से टिकट दिया गया था तो वो वहां नहीं जाना चाहते थे। उस वक्त उन्हें बिछिया से लड़ने भेज दिया गया, जबकि बिछिया का विधानसभा का इतिहास है कि वहां से एक बार भाजपा जीती और एक बार कांग्रेस। जब कांग्रेस की जीत की बारी थी तब मुझे वहां से प्रत्याशी बना दिया गया। इस बार बिछिया को नया प्रत्याशी दिया गया और मुझे मंडला के लिए तैयारी करने को कहा गया, और जब मैं मंडला के लिए तैयारी करने लगा तो यहाँ का टिकट भी मुझसे छीन लिया गया। इससे पहले कांग्रेस ने भी बैतूल जिले की एक सीट आमला को होल्ड कर दिया था, लेकिन बीती 23 अक्टूबर को उस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। इससे टिकट की उम्मीद लगाए बैठी निशा बांगरे को बड़ा झटका लगा था। आमला की आरक्षित सीट पर कांग्रेस ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी बनाकर चौंकाने वाला निर्णय लिया। इस तरह कांग्रेस ने उम्मीदवारों की कुल 3 सूची जारी कर दी थी और सभी 230 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। पहली लिस्ट में 144, दूसरी लिस्ट में 88 और आखिरी सूची में 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने आंवला सीट को दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद होल्ड कर दिया था। यह विधानसभा सीट इसलिए चर्चा में थी क्योंकि यहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही थी। जब कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस निशा बांगरे को यहां से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन बांगरे उससे पहले सरकार से लड़ रही थी। अब कांग्रेस ने इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जिससे निशा बांगरे को निराशा हाथ लगी है। सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए निशा बांगरे ने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया और उनके चुनाव लड़ने की संभावना पर पानी फिरता गया। अब निशा बांगरे के भविष्य को लेकर भी सवाल उठेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। इसके साथ ही एक सीट को छोड़कर लगभग सभी 229 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी शिवपुरी विधानसभा सीट को लेकर हुई थी। जब बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी झोली खाली रही। हालांकि माना जा रहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कपड़ा फाड़ लड़ाई के बाद शिवपुरी विधानसभा सीट पर घोषित उम्मीदवार केपी सिंह का नाम बदलकर वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में दिग्विजय सिंह ने खुद खुलासा करते हुए वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट क्यों नहीं मिला इसकी इनसाइड स्टोरी भी सुनाई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं हो पाने के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई थी। कहा जाने लगा था कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस लड़ाई को और हवा तब दे दी जब उन्होंने कहा था कि छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। बाद में दिग्विजय सिंह ने बताया था कि आला कमान से क्या बातचीत शुरू हुई है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें देने पर सहमति बनी थी। उन्होंने राज्य में पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी बात की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पास आए थे, वो कांग्रेस से 6 सीटें चाहते थे, 1 सीट वो जीत कर आए थे, 2 पर अच्छे वोट लेकर सपा आई थी। कांग्रेस उन्हें 4 सीट देने के लिए तैयार हो गई थी और इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत भी हो गई थी। उन्होंने इस समझौते को लेकर राज्य पर छोड़ दिया था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि अखिलेश यादव बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता का यह बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलने के बाद सामने आया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सबसे खराब काम उम्मीदवार का चयन होता है। हर उम्मीदवार बताता है कि वो 25,000 वोटों से कम से नहीं जीतेगा। 4,000 लोग थे, उनमें 230 कैसे चुने, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं हुई है। केवल संभावनाएं देखी जाती हैं कि वो जनता के बीच कितना रहा है, संगठन के लिए कितना काम किया है। इस बार बहुत पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। उन्हें 66 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी जो हम लगातार हार रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर स्वीकार करते हुए बताया था कि 2018 में हमारी उतनी तैयारी नहीं थी जितनी इस बार के चुनाव में है। एआईसीसी प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी ने जिलों के प्रभारियों से मुलाकात की है। कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। हर असेंबली में हम लोग पहुंचे और सबसे राय मशवरा लिया गया। इसके बाद ही टिकट बांटे गए। कमलनाथ ने 4 अलग अलग एजेंसी से सर्वे कराया है। सितंबर 23 में सबसे आखिरी सर्वे हुआ था। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश से पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश क्या है। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि वकीलेश कौन है। अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो वकीलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे। अब बात करें बीजेपी की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची आने के बाद
शुरू हुआ विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। बीजेपी सरकार में मंत्री रही मनावर की पूर्व विधायक रंजना बघेल ने कैलाश विजयवर्गीय पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया था। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई थी। विजयवर्गीय ने रंजना की टिकट काटने को लेकर जवाब दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अशोकनगर जिले में मुंगावली विधानसभा में प्रत्याशी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के कार्यालय का उद्घाटन किया था। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने रंजना बघेल के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उनका टिकट नहीं काटा, पार्टी का काम है, पार्टी ने किया है। रंजना बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि उनकी टिकट कटवाने के पीछे कैलाश विजयवर्गीय का ही हाथ था। बीजेपी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही रंजना बघेल ने कहा था कि वो लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने 16-17 घंटे तक मेहनत की थी, इसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया। रंजना बघेल ने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा था कि लोग उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं, अब कार्यकर्ता और नेताओं के बीच बैठकर ही वो आगे का फैसला लेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के हालात कमोवेश एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। सूची जारी होने के बाद लगातार बगावत और सिर फुटअव्वल हो रही है। इसी बीच बीजेपी के को चुनाव से ऐन पहले एक बड़ा झटका मिला। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे। इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। दरअसल पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के पुत्र राकेश सिंह बसपा में शामिल हुए और बसपा ने उन्हें मुरैना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया था। इसके बाद राकेश सिंह के पिता और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने भाजपा संगठन को आड़े हाथों लिया था और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिए बिना कहा था कि इस इलाके के सर्वमान्य और जिनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन भाजपा के नेता ने अनुशासन वाली भाजपा को बिना डिसिप्लिन वाली भाजपा बना दिया है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे का टिकट कटने पर मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया था और केंद्रीय मंत्री के सामने हंगामा किया गया था। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे को टिकट देने की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया था, क्योंकि स्थानीय नेता उन्हें बाहरी मानते हैं। बीजेपी सूत्रों और नेताओं के मुताबिक इसी तरह की घटनाएं अन्य जगहों पर भी हुई। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से बीजेपी के टिकट से वंचित रहे कुछ नेताओं के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया था। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई। राजनीति में दल बदलना, बागी होना, इस्तीफा देना, ये सब बातें अब आम हो चुकी हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जो दृश्य है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हैरान करने वाला है। प्रदेश सहित अशोकनगर जिले में भी प्रत्याशी घोषित होने के पहले शुरू हुआ बगावत का सिलसिला बढ़ता ही गया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में असंतोष और विरोध बढ़ता जा रहा था। टिकट की आस लगाए मोहन यादव ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर 2017 उपचुनाव में भाजपा के एक मजबूत स्तंभ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल मलकीत सिंह ने भी इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस से 2018 में प्रत्याशी रही आशा दोहरे, जिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व आशा की सास अनीता जैन और उनके बेटे विक्की जैन ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सबकी नाराजगी की वजह एक ही थी, टिकट न मिलना। सभी टिकट की आस लगाए थे। टिकट कटते ही इन असंतुष्टों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी। वहीं अशोकनगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक भाजपा प्रत्याशियों का चयन हुआ। कुछ दिन पूर्व ही प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर जातिगत बहिष्कार की चेतावनी देते हुए अहिरवार समाज ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। इस्तीफों की झड़ी कहीं न कहीं पार्टी को कमजोर बनाती है। जिले की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और एक समय पौर सिंधिया की बेहद नजदीकी अनीता जैन कई बार नगर पालिका में पार्षद रह चुकी हैं। उन्होंने भी सपरिवार इस्तीफा दे दिया था। अनीता जैन की बहू 2020 में अशोकनगर विधानसभा में कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुकी हैं और करीब 13,000 वोट से भाजपा के जजपाल सिंह से पराजित हुई थी। फिर भी इस बार कांग्रेस से टिकट की आस लगाए बैठी थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी बागियों पर भरोसा है। यही कारण है कि दूसरे दलों के नेता और निर्दलियों को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की 5वीं सूची में कुछ पूर्व कांग्रेस सदस्य शामिल हैं। पार्टी ने इन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। भाजपा की ओर से बड़वाह विधानसभा सीट के लिए सचिन बिड़ला, सुसनेर विधानसभा सीट के लिए राणा विक्रम सिंह, वारा सिवनी विधानसभा सीट के लिए प्रदीप जायसवाल और त्योंथर विधानसभा सीट के लिए सिद्धार्थ तिवारी शामिल हैं। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले बड़वाह विधायक सचिन बिड़ला बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें भरोसा जताते हुए उन्हें आगामी चुनाव के लिए उसी सीट से टिकट दिया है जहां से वो विधायक हैं।
सुसनेर की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में राणा विक्रम सिंह की जीत हुई थी। खास बात ये थी कि उन्होंने बिना किसी दल के चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। भाजपा ने सुसनेर से उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है। 12 सिवनी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में प्रदीप जायसवाल विधायक हैं। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में इस सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, जिससे पार्टी के कई सदस्य नाराज हो गए थे और प्रदीप जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां प्रदीप को जीत मिली थी। प्रदीप जायसवाल कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री भी थे और जब कमलनाथ की सरकार गिरी और बीजेपी सत्ता में लौटी तो वो खनिज आयोग के अध्यक्ष बने। फिर चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी के दामन थाम लिया था। अब बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया गया है। सिद्धार्थ तिवारी को मैदान में उतारने से भाजपा को विंध्य में फायदा हो सकता है, खासकर ब्राह्मण वोटों के संदर्भ में। सिद्धार्थ तिवारी के भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने से ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस से छिटक सकते हैं। और खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।